स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। द की टर्म्स फ्रॉम दिस चैप्टर आर डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, नेचर वर्सेस नर्चर, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, टेराटोजीन्स, fetal alcohol syndrome and fetal alcohol effect also, newborn reflexes, attachment, temperaments, Harry Harlow's attachment research, Mary Ainsworth strange situation, secure attachments, avoidant attachments, anxious or ambivalent attachment, authoritarian parents, permissive parents, authoritative parents, then oral stage, anal stage, phallic stage, genital stage, Erik Erikson's psychosocial developmental theory, then trust versus mistrust, autonomy versus shame and doubt, initiative versus guilt, industry versus inferiority, identity versus role confusion, intimacy versus isolation, generativity versus stagnation, and integrity versus disappear. Then Jean Piaget's cognitive developmental theory, which contains schemata, assimilation, accommodation, sensory motor stage, object permanence, pre-operational stage, egocentric, concrete operations, concepts of conservation, formal operations, metacognition, Lawrence Kohlberg's moral developmental theory, pre-conventional stage, conventional stage, and post-conventional stage. The key peoples in this chapter are Konrad Lorenz, Harry Harlow, Mary Ainsworth, Diana Baumrind, Lev Vygotsky, Sigmund Freud, Erik Erikson, Jean Piaget, Alfred Binet, Lawrence Kohlberg and Carol Gilligan. ये हमारे पास हैं की पीपल्स इस चैप्टर के अंदर। अब इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडी करते हैं कि किस तरह से हमारा बिहेवियर और हमारे थॉट्स टाइम के साथ साथ हमारी पूरी ज़िंदगी में चेंज होते हैं, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। और बर्थ का मतलब कंसेप्शन और डेथ मीन क्रीमेशन। इन दोनों टर्म्स को आपने याद रखना है। फ्रॉम बर्थ टू डेथ मीन्स कंसेप्शन टू क्रीमेशन। इसी तरह से डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट और भी बहुत सारे ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स हैं जो वो इस साइकोलॉजी के एरिया में रहते हुए उनको स्टडी करते हैं कि कौन कौन से ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स हैं जो डेवलपमेंट में किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट में इंक्लूड होते हैं। जिस तरह के जैसे कि बोथ पर्सनालिटी रिसर्चर्स एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, ये दोनों जो साइकोलॉजिस्ट या रिसर्चर्स हैं पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंटल, ये ट्विन स्टडीज़ करते हैं ताकि वो पर्सनालिटी की आइडेंटिफाई कर सकें कि पर्सनालिटी में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, इसमें जीन्स का कितना ज़्यादा रोल है। अब बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ये समझते हैं कि जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है ये अप्लाइड रिसर्च है, इसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो अप्लाइड होते हैं क्योंकि डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट इस एरिया में रिसर्च करके जो भी फाइंडिंग करते हैं उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। एंड द अदर एरियाज ऑफ साइकोलॉजी टू टॉपिक इन्वॉल्विंग मैच्योरेशन। One way to organize the information included in the developmental psychology section is to think about one of the basic controversies. अब ये कौन सी बेसिक कंट्रोवर्सीज हैं जिसमें जो इसमें इंक्लूड है वो है नेचर वर्सेस नर्चर, कि नेचर हमारी डेवलपमेंट में ज़्यादा रोल नेचर का होता है या नर्चर का होता है। सो इस चैप्टर में हम नेचर मतलब जेनेटिक फैक्टर्स का भी इन्फ्लुएंस देखेंगे क्या होता है, और इसके बाद हम मूव करेंगे उन थीरीज़ की तरफ जो नेचर के ऊपर ज़्यादा फोकस करती हैं, मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की तरफ फोकस करती हैं। अब इस रिसर्च में डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में अगर हमें रिसर्च करनी हो तो हम किस तरह के रिसर्च मेथड यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो हम रिसर्चेस करते हैं इसको हम कहते हैं नॉर्मेटिव डेवलपमेंट। नॉर्मेटिव डेवलपमेंट में क्या होता है, यहाँ पे हम जो डेवलपमेंटल चेंजेस हो रही होती हैं उसका सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों का एक ग्रुप होता है जिसमें हम डेवलपमेंटल चेंजेस का सीक्वेंस आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको हम कहते हैं नॉर्मेटिव डेवलपमेंट। अब ये नॉर्मेटिव डेवलपमेंट को फर्दर आइडेंटिफाई करने के लिए हम किस तरह की रिसर्चेस करते हैं, वो होती हैं क्रॉस सेक्शनल या फिर लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल का मैंने आपको यही बताया हुआ है पहले कि यहाँ पर हम रिसर्चर जो है वो चूज़ करता है डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स को जो डिफरेंट एज ग्रुप्स के होते हैं, मतलब 5 to 10 ईयर्स का एक ग्रुप ले लिया, फिर 10 to 20 का ग्रुप, 20 to 30 एंड 30 to 40। तो ये क्या कर लिए हैं, ग्रुप्स ले लिए हैं, डिफरेंट ग्रुप्स एट अ टाइम ले लिए हैं। अब उनको वो डिफरेंट टास्क देते हैं, नॉनसेंस वर्ड्स देते हैं कि ये किस तरह से इस लिस्ट को रिकॉल करते हैं और
बाय द टाइम एंड विद द एज किस तरह से इनमें डिफरेंस आता है इन वर्ड्स को रिकॉल करने में। सो अब इस तरह की रिसर्च से क्या होता है कि जब हम क्रॉस सेक्शनल रिसर्च करते हैं तो इससे हमारे रिजल्ट्स बहुत ही क्विकली प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी रिसर्चर को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दूसरे वेरिएबल्स भी होते हैं जिनका इफेक्ट हो सकता है कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स का इफेक्ट हो, या फिर वहाँ पे कल्चरल ट्रेंड्स का कोई इफेक्ट हो कि हम किस कल्चर से ले रहे हैं, किस उनके हिस्टोरिकल इवेंट्स से सेम है या नहीं है। हम इस चीज़ को फिर वहाँ पे थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम 30 to 40 ईयर्स ओल्ड पार्टिसिपेंट्स का एक ग्रुप लेते हैं तो हो सकता है कि उनके जो स्कूलिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत डिफरेंट हो एज़ कम्पेयर टू दोज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन जो 5 to 10 ईयर्स के दरमियान हमने लिए हैं। तो इन दोनों के स्कूलिंग एक्सपीरियंस में डिफरेंस हो सकता है। 30 to 40 वाला तो पता नहीं कितने साल पहले उसने स्कूल का एक्सपीरियंस किया होगा, वो किस तरह से रिकॉल करता है, वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा। और जो 5 to 10 ईयर्स ओल्ड होंगे वो तो अभी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, तो वो दोनों डिफरेंट तरह से अपने एक्सपीरियंस को रिकॉल करेंगे। सो अब यहाँ पर इस तरह की थोड़ा सा ये डिफरेंस आ रहा है कि हम अगर इस तरह की रिसर्च करते हैं रिजल्ट तो बहुत क्विकली मिल जाते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। उसके बाद आती है जी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कि फिर हमें लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च करनी चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम तो लगता है, इसकी सैम्पलिंग भी हम वेरियस एज ग्रुप्स लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लेते जैसे क्रॉस सेक्शनल में लेते हैं। यहाँ पर हम एक ही ग्रुप लेते हैं पार्टिसिपेंट्स का और उसको ओवर टाइम हम रिसर्च करते हैं, मतलब 5 से 10 साल के दरमियान में उसको रिसर्च किया, उसके बाद 10 से 20 साल में उनको फिर उनका टेस्ट लिया, फिर 30 से 40 में फिर उनके ऊपर टेस्ट अप्लाई किया या लिस्ट दिखाई कि उसको रिकॉल करें। मतलब एक ही ग्रुप है, उसने जो जो इवेंट्स वो फेस करता जा रहा है उसको साथ साथ वो डिस्क्राइब करते जा रहे हैं। सो दैट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। अब यहाँ पर क्या होता है, जब लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का एडवांटेज तो ये है कि ये बहुत ही प्रिसाइजली हर चीज़ का मेजर कर रहे होते हैं और उसके डेवलपमेंट पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये एक टाइम कंज्यूमिंग रिसर्च है और इसके रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस होने में सालों लग जाते हैं। दैट द रिजल्ट्स कैन टेक ईयर्स और डिकेड्स टू डेवलप। अब अगर हम इसमें देखेंगे डेवलपमेंट होती किस तरह से है, तो डेवलपमेंट में हमेशा हम देखेंगे कि 3 तरह की डेवलपमेंट होती है। एक होती है फिजियोलॉजिकल, फिर होती है कोग्निटिव और नंबर 3 पे होती है सोशल डेवलपमेंट। अब आज हमने पढ़ना है फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में, कल हम कोग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट की स्टेजेस पढ़ेंगे और उनके बारे में इन डिटेल स्टडी करेंगे। सो फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट में सबसे पहले है हमारे पास प्रीनेटल इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट। प्रीनेटल मतलब बर्थ से पहले जो भी होता है, मदर्स जो भी काम कर रही हैं, कुछ ले रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, या कोई डिसऑर्डर है तो उन सारों का इफेक्ट किस पर होता है, बच्चे पर होता है। सो जेनेटिक्स, जैसे कि हमने पहले भी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी हेरिडिटी और ट्रेड्स के बारे में 3rd चैप्टर के अंदर। अगर आपको नहीं याद तो आप वहाँ से दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं कि किस तरह से पेरेंट्स की चिल्ड्रन में ट्रेड्स जो हैं वो पास होती हैं। अब बहुत सारे डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट ने इन्वेस्टिगेट किया कि किस तरह से जीन्स इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी डेवलपमेंट में। उसमें उन्होंने बहुत सारी ट्विंस स्टडीज़ की और बहुत सारी उन्होंने ट्रेड्स भी फाइंड आउट की कि कौन सी ट्रेड्स पे बायोलॉजिकल या जेनेटिक फैक्टर इन्फ्लुएंस होता है और किन पे नहीं होता। इस पे जो फेमस रिसर्च थी वो थी बोचर्ड की, जिसने ट्विन स्टडी की थी। अब यहाँ पे क्या है कि ये स्टडी बताती है अवर जीन्स आल्सो हेल्प डिटरमाइन व्हाट एबिलिटीज़ वी आर बॉर्न विद। अब ये जो हमारी जीन्स हैं यही डिटरमाइन करती हैं कि हम किस तरह की एबिलिटीज़ के साथ पैदा हुए हैं, जैसे कि हमारे रिफ्लेक्सेस हैं या हमारा पर्पस क्या है, डेवलपिंग मोटर स्किल्स का प्रोसेस क्या है, हम किस तरह से हमारी मोटर स्किल्स जो हैं वो डेवलप होती हैं। तो यहाँ पर हम जो स्टेजेस देखेंगे वो देखेंगे रिफ्लेक्सेस की और मोटर स्किल्स की। मोटर स्किल्स कैसे डेवलप होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, रिफ्लेक्सेस किस तरह से डेवलप होते हैं और ये होते क्या हैं, और सेंसेस बच्चों की किस तरह की होती हैं, तो ये सारी हमने इसमें देखनी है। सबसे पहले हम देखते हैं जी गेस्टेशन क्या है, जिसको हम कहते हैं कंसेप्शन। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कंसेप्शन को डिस्क्राइब करेंगे, गेस्टेशन का इम्पैक्ट क्या होता है फेटल डेवलपमेंट पे, उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कंसेप्शन क्या है, जब हम अगर अपनी एज कैलकुलेट करें तो हम मोस्टली वहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं जिस दिन हमारी बर्थ होती है। लेकिन बर्थ से पहले भी हम एक टाइम अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स का एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंटल टाइम गुजारते हैं जिसको हम काउंट नहीं करते, लेकिन मोस्टली कल्चर्स में जब बच्चा पैदा होता है
तो उसको कहा जाता है कि ये 9 मंथ्स का हो गया है, मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ वो 9 मंथ्स का होता है, उसकी एज 9 मंथ्स है। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह से नहीं देखा जाता, हम जिस दिन बर्थ होती है उसी को डेट ऑफ बर्थ कहते हैं। सो ये पीरियड जिसको हम इग्नोर करते हैं, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंटल पीरियड होता है 9 मंथ्स का, और इस पीरियड को हम कहते हैं गेस्टेशन या फिर प्रीनेटल डेवलपमेंट। फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट में ये आता है कि सबसे पहले किस तरह से फिजियोलॉजी हमारी डेवलप होती है। अब ये स्टार्ट कब होता है? स्टार्ट्स विद द कंसेप्शन एंड एंड विद बर्थ। जब कंसेप्शन होती है तब ये गेस्टेशन या प्रीनेटल डेवलपमेंट का पीरियड स्टार्ट होता है, और जब बर्थ हो जाती है तो ये गेस्टेशन या प्रीनेटल डेवलपमेंट का पीरियड खत्म हो जाता है। कंसेप्शन क्या है? कंसेप्शन इज द फ्यूजन ऑफ 2 जीमेट्स। अब ये जीमेट्स क्या हैं? 1 मेल सेक्स सेल जिसको हम स्पर्म कहते हैं, एंड 1 फीमेल सेक्स सेल जिसको हम एग कहते हैं। सो ये कंसेप्शन किससे होती है? 2 जीमेट की फ्यूजन से होती है। उसके बाद हमारे पास आता है जी गेस्टेशन की स्टेजेस क्या हैं। गेस्टेशन को हम बेसिकली 3 स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट स्टेज को हम कहते हैं जर्मिनल स्टेज, सेकेंड स्टेज इज द एम्ब्रियोनिक स्टेज, एंड थर्ड स्टेज इज द फेटल स्टेज। जर्मिनल स्टेज ये 2 वीक्स की होती है, ठीक है, फॉलोइंग कंसेप्शन। जब कंसेप्शन स्टार्ट होती है तब से लेके 2 वीक्स तक जर्मिनल स्टेज कंटिन्यू रहती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज अगर देखें तो जैसे ही हमारा सेकेंड वीक एंड होता है तब ये स्टार्ट होती है और 8th वीक तक चलती है, तो इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज। 8th वीक मतलब 2 मंथ्स। और जैसे ही हमारा 9th वीक स्टार्ट होता है तब से लेके बर्थ तक जो डेवलपमेंटल स्टेज होती है गेस्टेशन में, उसको हम कहते हैं फेटल स्टेज, या इसको कहते हैं डेवलपिंग फिटस। जो फिटस डेवलप होता है वो इस स्टेज में होता है जिसको फेटल स्टेज कहते हैं। अब इन स्टेजेस में बेसिकली हो क्या रहा होता है? जर्मिनल स्टेज में क्या होता है कि डिवीजन होती है सिंगल सेल। हमारे पास जो सिंगल सेल होता है उसकी डिवीजन होती है, जाइगोट बिगिन होता है, जाइगोट बनना स्टार्ट हो जाता है, देन द जाइगोट माइग्रेट्स फ्रॉम द फेलोपियन ट्यूब टू इम्प्लांट इटसेल्फ इन द यूट्रेन वॉल। यूट्रेन की वॉल के साथ अटैच हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है जाइगोट, और ये फ्लोपियन ट्यूब से माइग्रेट करके चला जाता है यूट्रेन वॉल में इस पीरियड के अंदर, जर्मिनल स्टेज में। उसके बाद एम्ब्रियोनिक स्टेज स्टार्ट होती है। यहाँ पे क्या आता है? सेल डिफ्रेंसिएशन बिगिंस। यहाँ पे सेल्स की डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो जाती है। द एम्ब्रियो बिगिंस सेक्सुअल डिफ्रेंसिएशन एंड स्टार्ट्स टू डेवलप ऑर्गन्स एंड अदर मेजर बॉडी स्ट्रक्चर्स। और फिटल स्टेज में क्या होता है? यहाँ पे फिटस डेवलप होता है, उसके मसल्स, उसका स्केलेटल सिस्टम, जिसकी वजह से वो मूव कर सकता है यूट्रस में, और इसके अलावा उसकी जो ऑर्गन्स पहले डेवलप होना स्टार्ट हुए थे उनकी डेवलपमेंट कंटिन्यू रहती है। ब्रेन की रैपिड डेवलपमेंट होती है, और जो लास्ट 3 मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी में उसमें तो बहुत तेज़ी से एक रैपिड ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है फिटस की। ड्यूरिंग द फेटल स्टेज ब्रेन सेल्स बिगिन टू जनरेट एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स। फेटल स्टेज में क्या होता है? हमारे जो एक्सॉन्स हैं ये जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, डेंड्राइट्स बनते हैं जिसकी बेस पे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है सेल्स के दरमियान, और इसके अलावा दे आल्सो स्टार्ट टू अंडरगो माइलिनेशन। उनकी माइलिनेशन भी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो जाती है। माइलिनेशन क्या होती है? दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द फैटी शीट अराउंड द एक्सॉन्स विच प्रोवाइड्स इंसुलेशन एंड स्पीड अप सिग्नल कंडक्शन इन न्यूरॉन्स। अब ये न्यूरॉन्स के बारे में भी आपने चैप्टर 3 में पढ़ा है कि ये क्या है, माइलिनेशन क्या होती है और ये कब होती है। अब ये जो माइलिनेशन होती है ये कंटिन्यू जब बर्थ हो जाती है बच्चे की तभी ये कंटिन्यू रहती है, लेकिन ये इसका जो रेट है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता ब्रेन के एरियाज़ में। आल्दो द ब्रेन अंडरगोज रैपिड ग्रोथ ड्यूरिंग द फेटल स्टेज। फेटल स्टेज में ब्रेन की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी रैपिड होती है, बट a newborn's brain is only about 25% of its adult size. So newborn का ब्रेन साइज अपने adult का जो ब्रेन साइज होता है उसका जस्ट 25% होता है, 75% अभी डेवलप नहीं हुआ। So much of the brain's development occurs after birth. तो ज़्यादातर इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो बर्थ के बाद होती है, और जो फर्स्ट 5 ईयर्स होते हैं बच्चे के, 3 to 5 ईयर्स, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं बच्चे की लर्निंग में।
उसके बाद हम देखते हैं जी कि हमारी जो प्रीनेटल डेवलपमेंट होती है इसमें किस चीज़ का इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंसेस ऑन प्रीनेटल डेवलपमेंट। अब मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो क्या एक्सपोज होता है उसके सामने और उसकी हेल्थ पर या उसके बच्चे की हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट होता है, उसका बहुत ज़्यादा मेजर रोल है। हम क्या न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, क्या वेस्ट हो रहा है और वो उसकी किस तरह से कंपाउंडिंग हो रही है प्लेसेंटा में, ये सारी चीज़ें क्या हैं मैटर करती हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट में। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज द एम्ब्रियो इज़ पार्टिकुलरली वल्नरेबल टू टेरेटोजीन्स। अब ये जो हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है यहाँ पर क्या होता है कि वैसे तो प्लेसेंटा का काम है कि जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं या बैक्टीरियाज हैं वो उसको फ़िल्टर आउट करें, लेकिन टेरेटोजीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो फ़िल्टर नहीं होता, उसको क्रॉस कर लेता है और वो फिटस तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये सब्सटेंस पहुंच जाए बेबी तक तो इससे क्या होता है कि ये हिंडर करता है प्रीनेटल डेवलपमेंट को। अब ये जितनी भी स्टेजेस हमने ऊपर पढ़ी हैं वहाँ पे अब ये इसको हिंडर करता है। टेरेटोजीन्स क्या होते हैं, अल्कोहल्स होते हैं, जो अगर मदर्स अगर अल्कोहल लेती हैं तो इससे बच्चों में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज उनमें देखने में आएंगी। जो सबसे पहले उसमें नाम आता है जी फेटल अल्कोहल सिंड्रोम का। फेटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है, इसमें क्या होता है ये एक डिसऑर्डर की डेवलपमेंट है जिसमें ब्रेन साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है, कोग्निटिव डिसेबिलिटीज़ देखने में आती हैं, उनकी जो फेशियल फीचर्स हैं वो भी काफ़ी डिस्टिंक्टिव होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और अगर इसको छोड़ दें, फीटल जो टेरेटोजीन या अल्कोहल है इसका यूज़ ना करें मदर प्रेगनेंसी में तो फिर उनको विड्रॉल सिम्टम्स आएंगी, और अगर विड्रॉल सिम्टम्स आएंगी देन इट कैन लीड टू द बर्थ डिफेक्ट्स और डेथ एज वेल। इसके अलावा एक और हमारे पास टेरेटोजीन है जिसको हम कहते हैं तंबाकू। तंबाकू का यूज़ भी ये है अगर किया जाता है तो इससे बर्थ वेट काफ़ी कम होता है, परसेप्चुअल और अटेंशनल डेफिसिट्स उस बच्चे में देखने में मिलेंगे। इसके अलावा अदर टेरेटोजीन्स हैं उसमें आ जाता है जी हैवी मेटल्स हैं। हैवी मेटल्स मतलब लेड एंड मर्करी। सो ये भी अगर कंज्यूम करती हैं मदर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड तो उससे भी उनको अपने बच्चों में इस तरह के बर्थ डिफेक्ट्स देखने में मिलेंगे। बर्थ डिफेक्ट्स कैन आल्सो बी कास्ड बाय अदर सोर्सेज। बर्थ डिफेक्ट्स और भी सोर्सेज की वजह से हो सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्शन हो गया है, एक्सपोजर टू रेडिएशन, एक्सरेज वगैरह अगर हम करवाते हैं तो उसका एक्सपोजर। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हो सकती हैं, ये भी हिंडर करती हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट को। व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन मदर्स हु आर malnourished ड्यू टू famine or other reasons tend to give birth to children with marked physiological and psychological deficits। तो अगर मदर को उस तरह से डाइट नहीं दी जाती जिस तरह से उसको देनी चाहिए, माल नरिश्ड होती हैं, प्रॉपर डाइट नहीं ली है, वाइटामिन्स नहीं लिए हैं, तो फिर भी उनमें फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिफेक्ट्स देखने में मिलेंगे। वो डेफिशिएंसीज कौन सी होती हैं जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, स्पेसिफिक ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमें लेनी चाहिए, अगर उनमें डेफिशिएंसी हो जाती है तो भी हमें ये प्रॉब्लम्स देखने में मिलेंगी। अब वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आयरन और जिंक। फोलेट, आयरन एंड जिंक कैन लीड टू बर्थ डिफेक्ट्स और अदर डेवलपमेंटल इश्यूज़। इसके अलावा हमारे पास एक और होता है जिसको हम कहते हैं फेटल अल्कोहल इफ़ेक्ट। अब इसमें क्या होता है कि इसमें अगर टेरेटोजीन्स का कम यूज़ भी करें, एक मॉडरेट यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मॉडरेट ड्रिंकिंग है, तो भी इसके बच्चों के ऊपर इफेक्ट आते हैं जिसको हम कहते हैं फेटल अल्कोहल इफेक्ट। अब ये क्या होता है कि ये सारी जो सिम्टम्स हमने फेटल अल्कोहल सिंड्रोम की देखी हैं ये सारी इसमें नहीं होती। अब इन बच्चों में क्या होते हैं स्पेसिफिक डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हम देखेंगे लेटर इन लाइफ बच्चों में, जैसे जैसे वो माइलस्टोन्स डेवलप होते हैं तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा उनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा लेंगे तो ऊपर जैसे आपको बताया कि उनका जो ब्रेन है उसका साइज़ कम होगा, मेंटली रिटार्डेड होंगे वो बच्चे, लेकिन अगर मॉडरेट लेवल भी लेते हैं तो भी फेटल अल्कोहल इफेक्ट होता है जो लेटर डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स में उनकी लेटर इन लाइफ मिलता है देखने में। इसके अलावा कुछ साइको एक्टिव ड्रग्स भी होती हैं जैसे कि कोकेन एंड हेरोइन। अगर हम ये भी लेते हैं तो न्यू बॉर्न्स क्या करते हैं यहाँ से अपने पेरेंट्स की फिजिकल ड्रग एडिक्शन को वो यहाँ पे अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब बच्चे भी बड़े होकर ये साइको एक्टिव ड्रग्स लेंगे। और अगर ये इन साइको एक्टिव ड्रग्स को भी ये छोड़ते हैं तो भी मैंने आपको बताया कि विड्रॉल सिम्टम्स आती हैं, तो इससे इन्फेंट की डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा पोल्यूटेड केमिकल्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, इससे भी अब नॉर्मल इन्फेंट डेवलपमेंट हो सकती है। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं जो कि प्लेसेंटा उनको स्क्रीन आउट नहीं करता, वो भी फेटस की डेवलपमेंट में इशू क्रिएट कर सकते हैं।
पर हमने प्री नेटल डेवलपमेंट भी देखी कि अगर वो होती क्या है, कौन सी स्टेजेस होती हैं, और अगर उन स्टेजेस में डिफरेंट तरह के हम टेरोटोजीन्स या फिर वायरसेस या पोल्यूटेड एनवायरनमेंट या फिर साइको एक्टिव ड्रग्स लेते हैं तो क्या क्या उसके इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो मतलब बिफोर बर्थ फेटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है या फेटल अल्कोहल इफ़ेक्ट हो सकता है। उसके बाद जब बच्चे की बर्थ हो गई है तो अब उसकी मोटर स्किल्स जो हैं वो डेवलप होंगी। मोटर स्किल्स में हमारी कि वो किस तरह से डेवलप होंगी, तो यहाँ पे देखते हैं ये मोटर डेवलपमेंट क्या होती है। ये एक एबिलिटी है जिसमें हमारे फिजिकल एक्शंस जो हैं वो टेक प्लेस होते हैं, जैसे कि वॉकिंग, क्रॉलिंग, रीचिंग एंड रोलिंग। तो ये हमारी क्या है, मोटर डेवलपमेंट में, जिसमें हम मूव कर रहे हैं। सो मोस्ट इन्फेंट बिगिन लाइफ विद स्पेसिफिक इन्नेट रिफ्लेक्सेस। तो सबसे पहले तो इन्फेंट जो है वो अपने इन्नेट बाय बर्थ उनके अंदर कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जिससे वो अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं, और वो अपनी मोटर एबिलिटीज़ भी उनकी डेवलप हो रही होती हैं बिल्कुल इसी तरह, इन द सेम ऑर्डर अराउंड रफली द सेम एज। और बिल्कुल इसी ऑर्डर में ही ये डेवलप होती हैं जिस ऑर्डर में हम इनको पढ़ेंगे। और ऑलमोस्ट किसी भी कल्चर का बच्चा कहीं से भी ताल्लुक़ रखता है वो उसमें ये रिफ्लेक्सेस सेम होती हैं। इससे पहले हमने एक लास्ट चैप्टर में पढ़ा था जिसमें एक रिसर्च की थी जॉन लॉक्स ने कि बच्चे ब्लैंक स्लेट के साथ पैदा होते हैं, उनमें कोई इन्नेट कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, वो जो भी करते हैं वो सब लर्न करते हैं एनवायरनमेंट से। तो यहाँ पर ये वहाँ पर उसके बाद ये मोटर डेवलपमेंट की थ्योरी आई थी कि रिफ्लेक्सेस होते हैं बच्चों में जो बाय बर्थ होते हैं, वो ब्लैंक स्लेट नहीं होते, कुछ पैटर्न्स होते हैं वो सीखते नहीं हैं, वो नेचुरली उनके अंदर होते हैं, इन्नेट होते हैं। सो ये एक तरह से उस जॉन लॉक की ब्लैंक स्लेट वाली स्टेटमेंट को भी क्रिटिसाइज करके उस पर वर्किंग कर रहे हैं और उसको प्रूव कर रहे हैं कि वो बिल्कुल ब्लैंक स्लेट नहीं होता, उसमें रिफ्लेक्सेस होते हैं। अब ये क्या होता है कि जितने भी न्यूनेट्स होते हैं उनमें कुछ स्मॉल स्मॉल से सेट्स होते हैं रिफ्लेक्सेस के, जिसको हम कहते हैं इन्नेट मोटर रिस्पॉन्सेज दैट आर ट्रिगर्ड बाय स्पेसिफिक पैटर्न्स ऑफ सेंसरी स्टिमुलेशन। अब इन बच्चों के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेंसरी स्टिमुलेशन होती है जिसकी वजह से इनके अंदर ये वाले रिफ्लेक्सेस डेवलप होते हैं। अब इन बच्चों के अंदर जो सेंसरी स्टिमुलेशन होती है, कौन बता सकता है कि बच्चे किस तरह से सेंसरी स्टिमुलेट करते हैं, उनकी सेंसेस कैसे वर्क करती हैं? चलिए हम इन सेंसेस को मैं आपको इस टॉपिक के बाद बताती हूँ, रिफ्लेक्सेस के बाद। अब बहुत सारी रिफ्लेक्सेस क्या होती हैं, वो एट द टाइम ऑफ बर्थ पैदा होती हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये जो रिफ्लेक्सेस हैं ये डिसअपेयर हो जाती हैं और इसकी जगह बच्चों में और एडवांस मोटर स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। अब सबसे ज़्यादा जो टू मोस्ट नोटेबल इन्फेंट रिफ्लेक्सेस आर द रूटिंग रिफ्लेक्स एंड द सकिंग रिफ्लेक्स। जो सबसे ज़्यादा दो मोस्ट नोटेबल रिफ्लेक्सेस हैं वो हैं रूटिंग रिफ्लेक्स एंड सकिंग रिफ्लेक्स। ये दोनों बहुत ज़्यादा कॉमन हैं और ईजिली नोट भी होती हैं हर बच्चे में। रूटिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है कि यहाँ पर जब हम एक बच्चे की किसी गाल को अगर हम टच करते हैं तो बच्चा उसकी तरफ मूव होता है, जिस चीज़ को आप टच करेंगे वो उस चीज़ की तरफ अपने माउथ को मूव करेगा। सो इसको हम कहते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स, या उसको ये सेंस फील हो रही है टच वाली। उसके बाद है जी सकिंग रिफ्लेक्स। अगर आप बच्चे को कोई भी चीज़ पकड़ा दें उसके मुंह के करीब करेंगे तो वो फ़ौरन से उसको सक करेगा। सो बोथ ऑफ दीज रिफ्लेक्सेस अलाउ अ न्यू बॉर्न टू फाइंड इट्स मदर्स निपल एंड बिगिन फीडिंग, विच इज़ एब्सोल्युटली क्रूशियल फॉर द इन्फेंट्स सर्वाइवल। ठीक है, तो ये दो इसलिए बहुत ज़्यादा नोटेबल रिफ्लेक्सेस हैं बच्चों के, रूटिंग रिफ्लेक्स, उसके बाद आता है सकिंग। पहले वो मूव करेंगे उसके बाद ही सक करेंगे, ना कि कहाँ से उनको टच वाली फील आ रही है। उसके बाद हमारे पास दो और अदर रिफ्लेक्सेस हैं जिनके बारे में ये बिलीव है दैट इट हेल्प अ न्यू बॉर्न थ्राइव आर द मोरो रिफ्लेक्स एंड द ग्रेस्पिंग रिफ्लेक्स। अब ये न्यू बॉर्न की थ्राइविंग में हेल्प करते हैं। अब ये कौन से रिफ्लेक्सेस हैं? मोरो रिफ्लेक्स एंड ग्रेस्पिंग रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स क्या है? यहाँ पर बच्चा क्या कहता है, आउट स्ट्रेचिंग ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स इन रिस्पॉन्स टू अ लाउड नॉइज। अगर उसको अचानक से कोई ज़ोर की आवाज़ सुनाए तो वो अचानक से अपने हाथ और बाजू दोनों खोलेगा कि कुछ इन्वायरमेंट में सडन चेंज हुआ है। तो बच्चे की बॉडी क्या है, वो थोड़ी टेंस हो जाएगी, उसके आर्म्स जो है वो एक्सटेंड हो जाएंगे और इसको हम कहते हैं मोरो रिफ्लेक्स। दिस रिफ्लेक्स में हैव डिवेल्प्ड टू हेल्प एन इन्फेंट क्लिंग टू इट्स मदर। अब इस रिफ्लेक्स की बेस पे बच्चा जो है वो अपने बच्चे मदर के साथ जो है वो क्लिंग होता है। देन द फोर्थ वन इज़ द ग्रेस्पिंग रिफ्लेक्स। ग्रेस्पिंग रिफ्लेक्स क्या है? इट इज़ द विगोरस ग्रेस्पिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट टचेस द पाम। दिस रिफ्लेक्स इज बिलीव्ड टू प्रिपेयर एन इन्फेंट्स हैंड मसल्स।
फॉर डेवलपिंग वॉलेंट्री ग्रेस्पिंग इन द मंथ्स ऑफ टू कम। अब बच्चे के हाथ पे अगर कोई चीज़ टच करेगी तो वो फ़ौरन उसको ग्रेस्प करेगा, पकड़ने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे की हैंड के मसल जो हैं वो वॉलंटरीली ग्रेस्प करने के लिए डेवलप होना स्टार्ट हो चुके हैं। सो ये होता है ग्रेस्पिंग रिफ्लेक्स। अब जितने भी बच्चों के न्यू बॉर्न रिफ्लेक्सेस होते हैं हैव वेल अंडरस्टूड पर्पसेस। अंडरस्टूड पर्पसेस उनके अभी तक सामने नहीं आए कि क्या हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट रिफ्लेक्स जिसको हम कहते हैं द बेबिंस्की रिफ्लेक्स इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ द बिग टो। अगर वो अपने पाँव को पकड़ें तो वो अपने बिग टो को, जो अंगूठा है पाँव को, उसको नहीं पकड़ेंगे, लेकिन जो बाकी टोज हैं उनको वो टच करेंगे, पकड़ेंगे। देन इन्फेंट्स टिपिकली लॉस दिस रिफ्लेक्स बिटवीन द एज ऑफ 12 मंथ्स एंड 2 ईयर्स। 12 मंथ्स और 2 ईयर्स के बिटवीन बच्चे में ये रिफ्लेक्स जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। आफ्टर दैट पॉइंट चिल्ड्रन इंस्टेड डिस्प्ले द प्लांटर रिफ्लेक्स। अब जब ये खत्म हो जाता है तो फिर बच्चा इसकी जगह कौन सा रिफ्लेक्स शो करता है? प्लांटर रिफ्लेक्स, जहाँ पे क्या होता है इन विच द टोज कर्ल अंडर, टोज जो फुट के टोज हैं वो उसको अंदर की तरफ कर्ल करते हैं। व्हेन द सोलो ऑफ द फुट इज टच्ड, जब आप उसके सोल को, उसके फुट की सोल को टच करेंगे तो वो अपनी फिंगर्स को अंदर की तरफ कर्ल करेगा। सो इसको हम क्या कहते हैं? प्लांटर रिफ्लेक्स। अब ये ऑब्जर्व किया गया है डिफरेंट रिसर्चेज में कि जो बेबिंस्की रिफ्लेक्स है अगर इन एडल्ट्स इज अ साइन ऑफ अंडरलाइन पैथोलॉजी। ठीक है, तो ये अगर एडल्ट्स में भी ये रिफ्लेक्स अगर देखने में मिले तो इसका मतलब है देयर इज सम अंडरलाइन पैथोलॉजी, कुछ क्लिनिकल प्रॉब्लम है। रिफ्लेक्सेस के बाद हम न्यू बॉर्न्स की सेंसेस पे बात करते हैं कि ये सेंसेस कौन सी हैं, किस तरह से डेवलप होती हैं। तो जैसे कि हम सबको पता है कि जैसे हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं, एडल्ट्स के इनबॉर्न के रिफ्लेक्सेस होती हैं, तो इसी तरह से उनके सेंसरी ऑपरेटर्स भी होते हैं। बेबीज़ भी वर्ल्ड को सेंस करते हैं और दीज आर आइडेंटिकल टू द वे यू डू, और ये बिल्कुल इसी तरह से होते हैं जिस तरह से हम एडल्ट एज एन एडल्ट हम वर्ल्ड को सेंस कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसी तरह से बच्चे भी कर रहे हैं। बच्चों में ये बताया जाता है कि बच्चे पैदा होने से पहले ही सुन सकते हैं। लाइक जो उनकी फर्स्ट प्रीनेटल स्टेज है उसमें उनकी हेयरिंग सेंस डेवलप हो जाती है और उनके इन्वायरमेंट में जो कुछ भी हो रहा है वो उसको सुन सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि बर्थ के फ़ौरन बाद बेबी विल ट्राई टू टर्न हिज और हर हेड टुवार्ड्स द मदर वॉइस। आजकल तो इसकी नौबत ही नहीं आती, डायरेक्ट ऑपरेट कर देते हैं, मदर की वॉइस कहाँ से आनी है। तो अब यहाँ पे बच्चा अगर मूव करेगा भी तो वो डॉक्टर की वॉइस पे ही मूव करेगा कि ये कौन है मेरे आसपास। ठीक है, सो बेबीज इज़ द सेम बेसिक प्रेफरेंसेस इन टेस्ट एंड स्मेल एज वी डू। इसी तरह से बच्चे की टेस्ट और स्मेल की भी सेम प्रेफरेंसेस होती हैं जैसे कि हमारी होती हैं। बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है शुगर का टेस्ट और वो चाहते हैं कि उनके जो खाना उनको जो भी दिया जा रहा है उसमें शुगर की एक हायर कंसनट्रेशन होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते जाते हैं इनकी ये स्मेल और टेस्ट की प्रेफरेंसेस जो हैं ये चेंज होती जाती हैं और अच्छे से डेवलप हो जाती हैं। अब उनको पता लगता है कि उनको कौन सी स्मेल अच्छी लगती है, कौन सी बुरी लगती है, ये वो बता सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो बट बेबीज आर बॉर्न विद द बेसिक प्रेफरेंसेस इन प्लेस। बेबीज विजन इज़ डिफरेंट देन आवर्स इन इम्पॉर्टेंट वेज। अब बच्चों की जो विजन होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट होती है? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उनकी जो डोमिनेंट सेंस होती है वो हेयरिंग होती है, जबकि हमारी एज में जो हमारी डोमिनेंट सेंस है वो हमारी विजन है। तो बच्चों में एट द टाइम ऑफ बर्थ डोमिनेंट सेंस हेयरिंग होती है, लेकिन बच्चों की विजन बहुत ही पुअर होती है। अक्सर बच्चे जो पैदा होते हैं वो ऑलमोस्ट लीगली ब्लाइंड होते हैं। कैसे? कि वो सिर्फ 8 से 12 इंच के दरमियान में जो उनको फेस नज़र आएगा वो उसको तो आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन जो इससे दूर चला जाएगा, इस रेंज से बाहर निकल जाएगा, वो उसकी इमेज उसके सामने ब्लर होगी, वो उसको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप बच्चे के सामने करके भी देखें तो वो जो चीज़ उसकी नज़र के सामने है वो उसको देखेगा, लेकिन जैसे ही ये फासला 1 फुट क्रॉस कर लेता है तो फिर वो इधर उधर देखना शुरू कर देता है। दैट मीन्स कि वो ब्लर हो गई या उसे नज़र नहीं आ रही। लेकिन टाइम के साथ साथ उनकी विजन बहुत क्विकली इम्प्रूव होती है और एक बिल्कुल नॉर्मल विजन की तरह वो काम करना स्टार्ट हो जाते हैं। अब बेबीज़ जो होते हैं इनके अंदर भी कुछ विजुअल प्रेफरेंसेस होती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, जैसे कि बेबीज़ लाइक टू लुक एट फेसेस एंड फेस लाइक ऑब्जेक्ट्स, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स एंड शेप ऑर्गेनाइज्ड इन एन इमिटेशन ऑफ अ फेस।
उनको जो फेस और फेस लाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनसे सिमिलर होते हैं, या ऐसी शेप्स जो फेस के साथ मिलती जुलती हैं और उसी तरह से ऑर्गेनाइज की गई हैं, तो बच्चे उनको उन पिक्चर्स को या उन फेसेस को ज़्यादा पसंद करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट की निस्बत। मोटर स्किल्स में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 2 जनरल रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या है, जिसको हम कहते हैं सेफेलोकॉर्डल रूल। इसका मतलब है टॉप टू बॉटम रूल। इस मोटर स्किल में क्या रूल होता है कि बच्चों के अंदर ये उस टेंडेंसी को डिस्क्राइब करते हैं जिसमें मोटर स्किल्स एमर्ज करती हैं सीक्वेंस में। फॉर एग्जांपल फ्रॉम हेड टू फीट, मतलब टॉप टू बॉटम। टॉप हमारा हेड है, बॉटम क्या है, हमारे फीट हैं। सो एन इन्फेंट विल फर्स्ट गेन कंट्रोल ऑफ हिज हेड। सबसे पहले बच्चा अपने हेड को कंट्रोल करना सीखता है, फिर अपने ट्रंक को और फाइनली अपने फुट्स को कंट्रोल करना सीखता है। तो इसको हम कहते हैं टॉप टू बॉटम रूल या फिर सेफेलोकॉर्डल रूल। इसके बाद हमारे पास सेकंड रूल है जिसको हम कहते हैं इनसाइड टू आउटसाइड रूल। इनसाइड टू आउटसाइड रूल को हम प्रॉक्सिमो डिस्टल रूल भी कहते हैं। इस रूल में क्या होता है, ये डिस्क्राइब करता है द टेंडेंसी फॉर मोटर स्किल्स टू एमर्ज इन सीक्वेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ, इनसाइड से आउटसाइड। अब ये सारी क्या यहाँ पे मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट हो रही होती है। इन्फेंट फर्स्ट गेन्स कंट्रोल ऑफ हर ट्रंक। इन्फेंट सबसे पहले अपने ट्रंक को कंट्रोल करना सीखता है, ठीक है। उसके बाद अपनी एल्बोज़ को, नीज़ को, उसके साथ साथ एल्बोज़ एंड नीज़ को कंट्रोल किया, तो अब उसने उसको कंट्रोल करने के लिए अब उसको अपने हाथों की और पाँव की भी ज़रूरत है, जैसे कि वॉकिंग, क्रॉलिंग या रोलिंग में होता है, ठीक है। और पहली स्टेज में क्या हो रहा था कि बच्चा पहले बैठना सीखता है कि किस तरह से उसने अपने पहले हेड को कंट्रोल करना है, किस तरह से उसने कि बैली को भी, ट्रंक को भी कंट्रोल करना है कि वो इधर उधर लुढ़क ना जाए, घूम ना जाए, और फिर अपने फुट को। जब ये तीनों चीज़ें कंट्रोल में आती हैं तो वो बैठना प्रॉपर सीख जाते हैं। अब मोटर स्किल्स में हमारे पास कुछ मूवमेंट्स भी होती हैं। मोटर स्किल्स ये तो है कि उसने क्रॉल करना, रोल करना, मूव करना सीख लिया। अब इसके बाद हमारे पास आती हैं जी रूमिनेंटरी मूवमेंट्स। ये क्या होती हैं, ये फर्स्ट वॉलंटरीली मूवमेंट होती है परफॉर्म्ड बाय अ चाइल्ड। दे अकर इन अ वेरी प्रेडिक्टेबल स्टेजेस फ्रॉम बर्थ टू एज 2। ये मूवमेंट्स हैं कि कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं। इन मूवमेंट जो हमने अभी बात की, रोलिंग, सिटिंग, क्रॉलिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, इसको हम कहते हैं रूमिनेंटरी मूवमेंट्स, जो बर्थ से 2 साल की उम्र के दरमियान बच्चा सीख जाता है। तो ये सारी मूवमेंट्स को हम एक साथ अगर पढ़ें तो इसको हम कहते हैं रूमिनेंटरी मूवमेंट्स। इन्हीं मूवमेंट्स की बेस पर बच्चा फंडामेंटल मूवमेंट्स जो है उसको सीखता है, ठीक है। अब ये फंडामेंटल मूवमेंट्स क्या होती हैं, fundamental movement stage occur from age 2 to age 7. During this time, the child is learning to manipulate his or her body through actions. अब यहाँ पे बच्चा अपनी बॉडी को मैनिपुलेट करता है एक्शंस के ज़रिए। फॉर एग्जांपल रन करता है, जंप करता है, थ्रो करता है, कैच करता है। और ये जो स्टेज है ये इन्वायरमेंट से हाईली इन्फ्लुएंस्ड होती है। बच्चा इन्वायरमेंट से ज़्यादा सीख रहा होता है, मच मोर सो देन द रूमिनेंटरी मूवमेंट्स stages that precedes it. Children are typically in school at this stage. इस स्टेज में बच्चे ज़्यादातर स्कूल में होते हैं। उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, गेम्स होती हैं, और ये गेम्स और फिजिकल एक्टिविटीज़ उनकी मोटर डेवलपमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। मूवमेंट्स इनिशियली स्टार्ट आउट अनकोऑर्डिनेटेड एंड पुअरली कंट्रोल्ड। जो सबसे पहले मूवमेंट स्टार्ट होती हैं वो अनकोऑर्डिनेटेड होती हैं, कोई इनको कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा होता, बहुत ही पुअर होती हैं और उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, मतलब उन पर कंट्रोल बहुत ही पुअर होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसकी ये मूवमेंट्स जो हैं वो काफ़ी रिफाइंड हो जाती हैं, कोऑर्डिनेटेड हो जाती हैं और काफ़ी एफिशिएंट भी हो जाती हैं। अब ये जो बच्चे की एक स्पेशल मूवमेंट स्टेज होती है, इसमें बच्चा क्या करता है, फंडामेंटल मूवमेंट्स को कंबाइन करना सीखता है और उनको अप्लाई करता है स्पेसिफिक टास्क के ऊपर। अब ये स्पेशलाइज्ड मूवमेंट्स जो होती हैं इसको भी फर्दर 2 शॉर्टर स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं, सब डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट स्टेज है ट्रांजिशनल सब स्टेज। स्पेशलाइज्ड मूवमेंट की फर्स्ट स्टेज है ट्रांजिशनल सब स्टेज और दूसरी है एप्लीकेशन सब स्टेज। ट्रांजिशनल सब स्टेज में क्या करेंगे, इसमें एक कॉम्बिनेशन है मूवमेंट्स का जो एक साथ अकर होता है, जैसे कि ग्रेस्पिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग आर द कंबाइंड टू टेक अ शॉट इन बास्केटबॉल। कि किस तरह से बास्केटबॉल में शॉट जो है वो बॉल को फेंकना है कि वो शॉट लग जाए, तो ग्रेस्प करेगा, जंप करेगा और थ्रो कर देगा, ठीक है। द एप्लीकेशन, जो हमारी एप्लीकेशन सब स्टेज है वो काफ़ी
डिसीजन मेकिंग मतलब उसमें होती है कि आपको किस तरह से प्रॉपरली प्लान कर रहे होते हैं कि आपने अपनी स्किल्स को अप्लाई बेसिकली किस तरह से करना है किसी स्पेसिफिक टाइप की एक्टिविटी के ऊपर। फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल है कि बच्चे ने माइट चूज़ टू प्ले बास्केटबॉल, बच्चा चूज़ कर लेता है कि उसने बास्केटबॉल खेलनी है, whereas another might use the same set of skills and abilities to play baseball। अब उसने बास्केटबॉल के लिए जो सारी उसने स्किल्स सीखी हैं वो सारी सेम स्किल्स और एबिलिटीज़ को बेसबॉल खेलने पे भी अप्लाई करेगा। अक्सर हमें बच्चों में ये चीज़ देखने में मिलती है कि अगर कहते हैं नहीं इस चीज़ से तो सिर्फ बॉल से हम सिर्फ बास्केटबॉल खेल सकते हैं, बेसबॉल नहीं खेल सकते। जो तो ये क्या है, ट्रांजिशनल सब स्टेज है कि हम एक चीज़ से एक ही काम कर सकते हैं और हम उसको सीख लेते हैं, उसको कहीं और अप्लाई नहीं करते। लेकिन एप्लीकेशन सब स्टेज में हम सेम स्किल्स और एबिलिटीज़ को, सेम ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट तरह से यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसमें एक और एग्जांपल है कि अगर एक बच्चे ने चूज़ करना है कि उसने बास्केटबॉल में शूट करना है तो वो क्या करेगा, वो तब तक वेट करेगा, उसको सारा उसकी जो शूटिंग है वो थोड़ी डिले होगी। कब तक, जब तक उसको ये क्लियर ना हो जाए कि वो किस तरह से बॉल को फेंकेगा कि वो क्लियर कट शॉट लग जाए, ना कि ऐसी बस फेंकते जाना है। तो दैट इज़ द एप्लीकेशन सब स्टेज। स्किल्स और एबिलिटीज़ जो भी हैं वो उसको प्रॉपरली अप्लाई करेंगे, सेंस करेंगे इन्वायरमेंट को और फिर एक्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास आते हैं जी टेम्परामेंट्स एंड अटैचमेंट। बच्चों के अंदर टेम्परामेंट्स और अटैचमेंट स्टाइल्स भी डेवलप होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे ह्यूमन इन्फेंट्स होते हैं वो अपने केयर गिवर के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, ये बात तो अंडरस्टूड है। सो जो केयर गिवर्स हैं वो सिर्फ खाना, शेल्टर और सेफ्टी ही प्रोवाइड नहीं करते, इसके अलावा भी और बहुत सारी क्रिटिकल चीज़ें होती हैं जो केयर गिवर्स अपने बच्चों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और वो जो अदर स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो वो अपने इन्फेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं वो लेस टेंजिबल होती हैं लेकिन लेस इम्पॉर्टेंट नहीं होती। सबसे पहले तो है कि जी एक इमोशनल बॉन्ड बनता है इनके अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, लेस टेंजिबल है। इमोशनल बॉन्ड को हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि हम खाना, शेल्टर या सेफ्टी को हम टच कर सकते हैं। जो इमोशनल बॉन्ड है वो लेस टेंजिबल है लेकिन इम्पॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है। सो इस इमोशनल बॉन्ड को डिस्क्राइब करते हैं जी अटैचमेंट के थ्रू। द अटैचमेंट क्या है, दैट एन इन्फेंट फॉर्म्स विद इट्स केयर गिवर हैज़ अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन इट्स साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो ये जो हमारी अटैचमेंट होती है केयर गिवर के साथ, इसका हमारे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जैसे कि आपने डिफरेंट रिसर्चेस में देखे होंगे पेरेंटिंग स्टाइल्स का एडल्ट्स पर, एडोलसेंट्स पर या चिल्ड्रंस पर क्या इफेक्ट होता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ये इस अटैचमेंट को स्टडी करते हैं। साइकोलॉजिस्ट का नाम क्या है जी, हार्लोस। इन्होंने ये रिसर्च की थी किस पे, मंकी के ऊपर, मंकीज़ पे की थी। अब ये क्या करते हैं, दो नकली मम्मीज़ बना लेते हैं इसकी, मंकीज़ की, और उन्हीं के बच्चों को भी ले लेते हैं उनके साथ अटैचमेंट देखने के लिए कि वो किस तरह से, कौन सी मम्मी के साथ किस तरह से अटैच होते हैं। हैरोस का पूरा नाम था जी हैरी हार्लो। सो क्या हुआ है जी, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार II साइकोलॉजिस्ट स्टडी इन्फेंट्स हु वर लिविंग इन ऑर्फनेज। Despite the fact that these children had shelter, warmth, safety and food, many grew up to be physically and developmentally stunted. This finding led psychologist Harry Harlow to study social isolation तो फिर क्या होता है जी, हेलो फाउंड करते हैं दैट व्हेन rhesus monkeys were socially isolated for the first 6 months of their lives, they developed a variety of abnormalities. जब उनको पहले 6 months आइसोलेट कर दिया जाता है, सोशली आइसोलेट कर दिया जाता है, तो उनमें abnormalities की बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने में मिली उनको। तो फिर जैसे कि कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी और बहुत सारी अदर लर्निंग की टाइप्स, ये सब उनमें abnormalities देखने में मिली। कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, लाइक अगर बच्चों को अगर दूर रखा जाए, आइसोलेट रखा जाए, तो उनकी लैंग्वेज लर्निंग की एक स्पेसिफिक एज होती है, उसके बाद अगर आप बच्चे को सिखाएंगे, बुलाना चाहेंगे तो वो नहीं बोल सकेगा। सो बिल्कुल इसी तरह से ये मंकीज़ के साथ भी हुआ। द फीमेल्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट हु वेंट ऑन टू बिकम मदर्स इग्नोर्ड, रिजेक्टेड एंड इन सम केसेस इवन अटैक्ड देयर ओन बेबीज।
फिर ये एक और स्टडी करते हैं जिसमें हार्लो क्या करते हैं कि सोशली आइसोलेटेड रेसिस मंकीज़ जो हैं उनके जहाँ पे उनको रखा गया है वहाँ पे केज में वो दो आर्टिफिशियल मदर्स रख देते हैं। आर्टिफिशियल मदर्स दो हैं, उसमें एक ऐसी हैं जो इनको वायर से बनाया गया है और उसके पास खाना भी है, और जो दूसरी है वो काफ़ी सॉफ्ट क्लोथ से बनाई गई है लेकिन उसके पास खाना नहीं है। अब यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट ये फाइंड आउट करते हैं कि मंकीज़ जो हैं वो अपना ज़्यादातर टाइम उस मदर के साथ गुजारते हैं, उसके साथ ज़्यादा चिपकते हैं जिसको कपड़े से बनाया गया और काफ़ी सॉफ्ट है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट द वायर मदर वाज द वन हु प्रोवाइडेड फूड, उनको उससे कोई सरोकार नहीं है कि वो जो वायर से बनाई गई मदर है उनके पास खाना भी है लेकिन उसके पास नहीं जा रहे। सो अब इस रिजल्ट्स की बेस पे ये आइडेंटिफाई करते हैं, कंक्लूड करते हैं कि नीड फॉर अफेक्शन वाज परहैप्स इवन मोर एसेंशियल देन द नीड फॉर फूड। अफेक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू फूड। अब हम देखते हैं कि इन्फेंट्स में अटैचमेंट स्टाइल्स कौन कौन से होते हैं। Psychiatrist John Bowlby wanted to follow up on the findings of Harrow to understand how human infants form attachment to their caregivers. अब जॉन बॉल्बे यहाँ पे क्या करते हैं कि ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि एनिमल्स के अलावा ह्यूमन इन्फेंट्स की अपने केयर गिवर्स के साथ अटैचमेंट किस तरह से होती है। Unlike the Gosling studied by Gorens, newborn humans are born without the ability to physically follow their caregivers. Because of this limitation, human babies have developed an alternative strategy. अब ह्यूमन बेबीज़ क्या होते हैं, इनके पास एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी होती है। जब उनको केयर गिवर से फिजिकली दूर कर देते हैं तो क्या कहते हैं, दे क्राई, कू, गर्गल एंड स्माइल। दीज एक्शंस काज मोस्ट एडल्ट टू रिफ्लेक्सिवली मूव टुवर्ड अ बेबी। तो ये क्या होते हैं, ये बच्चों के अंदर जो स्ट्रेटजीज़ हैं या एक्शंस हैं ये एडल्ट को मजबूर कर देते हैं कि वो बच्चे की तरफ जाएं और उसको देखें ये वो क्या चाहता है। अब बॉल्बे ने ये क्लेम किया कि इन्फेंट जो हैं वो अपने सिग्नल्स इंडिविजुअल की तरफ सेंड कर देते हैं जो उनके पास होते हैं, और उससे क्या होता है कि दैट रिफ्लेक्सेस और सिग्नल्स कीप अ मेंटल टैली ऑफ हु रिस्पॉन्ड्स द मोस्ट ऑफन एंड द मोस्ट प्रॉम्प्टली। अब वो मेंटली टैली भी करते हैं कि किसने क्या रिस्पॉन्स दिया, किसने उसको खाना दिया, उसके साथ उस बच्चे की लीगल इमोशनल बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो बच्चों के अंदर ये कुछ मेंटल टैली भी चल रहा होता है कि किसने जल्दी रिस्पॉन्स किया और ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स किया, मुझे समझा कि मैं क्या चाहता हूँ। अब ये क्या होता है कि अब वो बच्चे ज़्यादातर अब उसी पर्सन को टारगेट करते हैं जो उसके रिस्पॉन्स को अच्छी तरह से समझता है और अच्छे से रिस्पॉन्स करता है। सो इसमें ज़्यादातर मोस्टली कौन से लोग होते हैं, उनके प्राइमरी केयर गिवर्स होते हैं, लाइक मदर एंड फादर। बच्चे जो हैं अपने प्राइमरी केयर गिवर्स के पास आसपास खेलना, उनके जहाँ वो बैठे उसी रूम में खेलना, उनको ज़्यादा सिक्योर फील होता है उनके साथ। लेकिन जैसे ही वो पेरेंट्स प्राइमरी केयर गिवर्स वहाँ से जाते हैं तो वो फ़ौरन ही डिस्ट्रेस हो जाते हैं और रोना स्टार्ट कर जाते हैं। देन बॉल्बे सजेस्टेड दैट दिस हैपन्स बिकॉज इन्फेंट्स आर प्रीडिस्पोज टू फॉर्म अटैचमेंट्स और इमोशनल बॉन्ड्स विद देयर प्राइमरी केयर गिवर्स। अगर एक दफ़ा इन्फेंट्स का प्राइमरी केयर गिवर इस्टेब्लिश हो जाए देन इट कीप ट्रैक्स ऑफ द केयर गिवर्स रिस्पॉन्सिवनेस एंड डेवलप्स एन इंटरनल वर्किंग मॉडल ऑफ अटैचमेंट। अब ये कौन से हैं मॉडल ऑफ अटैचमेंट, किस तरह से हैं, किस तरह से अटैचमेंट स्टाइल्स डेवलप होते हैं, तो इस पे डिफरेंट मॉडल्स भी बनाए गए, जिस पे सबसे पहला और फेमस मॉडल दिया थी जी साइकोलॉजिस्ट थी मैरी एंसवर्थ। इन्होंने स्ट्रेंज सिचुएशंस डेवलप की ताकि वो इन्फेंट्स की अटैचमेंट टाइप्स को आइडेंटिफाई कर सकें। उन्होंने इन्फेंट्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने 8 डिफरेंट तरह की स्टेजेस डेवलप की जो जिसमें हर स्टेज 3 मिनट की थी। सो ये हमने पेरेंटिंग स्टाइल्स काफ़ी दफ़ा पढ़े कि कौन कौन से होते हैं, लेकिन उसमें उन्होंने किया क्या था। सबसे पहले तो पहली स्टेज में प्राइमरी केयर गिवर है, मतलब समझ लें कि मदर है, बच्चा है और एक एक्सपेरिमेंटर है। ये तीनों लोग एक रूम में मौजूद हैं, 3 मिनट की ये स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या कहते हैं, वहाँ से एक्सपेरिमेंटर चला जाता है, वहाँ पे सिर्फ केयर गिवर, मदर और बच्चा है वहाँ पे अब रूम में इकट्ठे। उसके बाद उनको एक स्ट्रेंजर ज्वाइन करता है, कमरे में पहले से ही केयर गिवर और इन्फेंट मौजूद हैं, एक स्ट्रेंजर उनको ज्वाइन करेगा।
जब स्ट्रेंजर ज्वाइन करेगा तो वहाँ से केयर गिवर मदर वहाँ से चली जाएगी। अब कमरे में कौन रह गया? बच्चा और स्ट्रेंजर। उसके बाद केयर गिवर वापस आ जाएंगे और स्ट्रेंजर वहाँ से चला जाएगा। फिर से बच्चा और केयर गिवर इकट्ठे हो गए हैं। अब वहाँ से केयर गिवर चला जाएगा। अब बच्चा वहाँ पे अकेला है। अब जब बच्चा अकेला है तो वहाँ पे अब स्ट्रेंजर आएगा, उसके बाद केयर गिवर आएगा और उसके बाद स्ट्रेंजर लीव कर जाएगा। तो ये डिफरेंट स्टेजेस 8 स्टेजेस डेवलप की थी और हर स्टेज में बच्चे का रिस्पॉन्स चेक किया था। तो इन सारी स्टेजेस के बाद एंसवर्थ ने 3 डिफरेंट तरह के अटैचमेंट स्टाइल्स जो हैं थे वो ऑब्जर्व किए। उन तीनों अटैचमेंट स्टाइल्स को उन्होंने नाम दिया सिक्योर, एम्बिवेलेंट एंड अवॉइडेंट। ठीक है, सिक्योर, एम्बिवेलेंट एंड अवॉइडेंट। सिक्योर अटैचमेंट क्या होती है? अगर हम अमेरिकन इन्फेंट्स में देखें तो ऑलमोस्ट 60% जो है वो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल शो करते हैं इन अ स्ट्रेंज सिचुएशन। A securely attached infant is distressed when its primary caregiver leaves and then soothed when the caregiver returns। अब ये सिक्योर अटैचमेंट में क्या है कि बच्चा अपने केयर के साथ ही सिक्योर फील करता है। अगर वो वहाँ से चला जाएगा तो बच्चा डिस्ट्रेस फील करेगा, वो रोना शुरू कर देगा, लेकिन जैसे ही वो वापस आएंगे तो बच्चा फ़ौरन से काम डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सिक्योर अटैचमेंट कि बच्चा किसके साथ सिक्योर फील करता है। अब यहाँ पे बच्चों का ये मानना होता है दीज इन्फेंट्स बिलीव दैट देयर केयर गिवर विल रिस्पॉन्ड व्हेन दे आर इन डिस्ट्रेस। यहाँ पे बच्चों का ये मानना होता है कि उनका केयर गिवर ही रिस्पॉन्स करेगा जब वो डिस्ट्रेस में होंगे। कोई स्ट्रेंजर या एक्सपेरिमेंटल रिस्पॉन्स नहीं करेगा, वो उनके साथ सिक्योर फील नहीं करते। देन द सेकेंड स्टेज इज द अवॉइडेंट अटैचमेंट। अवॉइडेंट में क्या होता है? ऊपर हमने देखा कि 60% ऑलमोस्ट सिक्योरली अटैच होते हैं पेरेंट्स के साथ, जबकि 20% अमेरिकन इन्फेंट्स जो होते हैं वो अवॉइडेंट अटैचमेंट उन्हें देखने में मिलती है कि अगर वो किसी स्ट्रेंज सिचुएशन में जाएं तो उनको अपने प्राइमरी केयर गिवर अगर वो कमरे से चला भी जाता है तो वो उसको मैटर नहीं करता कि वो चले गए हैं या नहीं चले गए। अगर वो वापस भी आ जाएं तो वो उसको एक्नॉलेज नहीं करते। सो इस तरह के इन्फेंट्स का ये बिलीव होता है कि दैट देयर केयर गिवर्स विल नॉट रिस्पॉन्ड व्हेन दे आर इन डिस्ट्रेस। सो अवॉइडेंट अटैचमेंट ये है कि इन बच्चों का ये मानना होता है कि अगर वो डिस्ट्रेस में आ भी गए तो उनका केयर गिवर रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, तो मुझे क्या फ़ायदा? अगर वो चला गया है या वापस आ गए तो मुझे क्या फ़ायदा मुझे डिस्ट्रेस ही नहीं होना। देन द नेक्स्ट वन इज़ द एम्बिवेलेंट अटैचमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि रफली 15% अमेरिकन इन्फेंट्स ऐसे हैं जो एम्बिवेलेंट अटैचमेंट स्टाइल शो करते हैं किसी भी स्ट्रेंज सिचुएशन में। जैसे कि इन्फेंट विल बी डिस्ट्रेस व्हेन इट्स केयर गिवर लीव द रूम। ठीक है, however compared to an infant with a secure attachment style, an ambivalent infant will not be soothed when its primary caregiver returns. It may ignore its caregiver or rebuff its caregiver's attempt to calm it. These infants are uncertain about whether their caregiver will respond when they are in distress. तो एम्बिवेलेंट अटैचमेंट के बच्चे कुछ इस तरह के होते हैं, बिल्कुल जैसे हमने सिक्योर अटैचमेंट में देखे वैसे ही होते हैं, लेकिन सिक्योर अटैचमेंट में वो केयर गिवर के आने के बाद चुप हो जाते हैं। लेकिन एम्बिवेलेंट अटैचमेंट में अगर केयर गिवर आ भी जाए तो वो चुप नहीं होते, बल्कि और ज़्यादा रोना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे बच्चे को ये श्योरिटी नहीं होती, उसका कोई बिलीव ही नहीं होता कि आया कि उनका जो केयर गिवर है वो उनकी इस डिस्ट्रेस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं करेगा। तो ये किसकी रिसर्च थी? ये थी मैरी एंसवर्थ की रिसर्च। इसके बाद एक और आता है जी डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट। इसमें बहुत ही कम अमेरिकन इन्फेंट्स ऑलमोस्ट लेस देन 5% हैव अ डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट। अब ये क्या है? एक स्ट्रेंज सिचुएशन में जैसे कि इन्फेंट विल शो नो कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज व्हेन इट्स केयर गिवर लीव और रिटर्न्स। अब उसका कोई कंसिस्टेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं है, रोना है, हंसना है, आने पे हंसना है या आने पे रोना है, लाइक दिस, इस तरह की कोई कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं है उसका। तो इसलिए हम इसको कहते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट। इन्फेंट्स विद डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट अपीयर टू बी कंफ्यूज्ड अबाउट देयर केयर गिवर्स, विच सम साइकोलॉजिस्ट बिलीव मे बी एन इंडिकेशन ऑफ एब्यूज़। कि ये कोई एब्यूज़ का इंडिकेशन हो सकता है कि केयर गिवर से हो सकता है उसको कुछ डांट डपट पड़ती हो, कभी प्यार किया, कभी डांट लिया, कभी इग्नोर कर दिया, तो वो अब अपने केयर गिवर को लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड है। वो नहीं समझता कि उसका केयर गिवर उसको एक
सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकता है। इन्फ्लुएंसेस ऑन अटैचमेंट स्टाइल, अटैचमेंट स्टाइल्स पे किस चीज़ का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है? तो रिसर्च सजेस्ट करती है दैट अ चाइल्ड अटैचमेंट स्टाइल में चेंज ओवर टाइम, बच्चों का ये अटैचमेंट स्टाइल जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो जाता है। एडिशनली कंट्रीज वेरी स्लाइटली इन विच अटैचमेंट स्टाइल्स आर मोर प्रोमिनेंट। अब ये कंट्री टू कंट्री भी, कल्चर टू कल्चर भी मैटर करता है कि कौन सा अटैचमेंट स्टाइल जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है किसी भी कंट्री में। Although a secure attachment style is the most common in every country, सिक्योर अटैचमेंट तो सारी कंट्रीज में ऑलमोस्ट सेम है, और जो बाकी अटैचमेंट स्टाइल्स हैं वो कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। जैसे कि अगर जापान में देखें तो वहाँ पे इट इज़ मोर कॉमन फॉर मदर्स टू स्टे एट होम, मदर ज़्यादातर घरों में ही रहती हैं। सो चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू हैव एम्बिवेलेंट अटैचमेंट स्टाइल्स। अब जो घर से जाते ही नहीं हैं तो फिर उनमें बाकी स्टाइल्स कैसे आएंगे? देन दे आर टू हैव अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल्स, इनमें अवॉइडेंट नहीं होते हैं, इनमें एम्बिवेलेंट अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं जापान के लोगों में, क्योंकि उनकी माएँ घरों से जाती ही नहीं हैं, घरों पे ही रहती हैं। सो इसके बाद एक और रिसर्च की थी इनके ऊपर, बच्चों के पेरेंटिंग स्टाइल्स के ऊपर। पहले तो कि अटैच किस तरह से होते हैं, अटैचमेंट के बाद है जी बच्चों जो पेरेंट्स हैं उनकी पेरेंटिंग स्टाइल बेसिकली किस तरह से होती है। तो पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर जो एक डेवलपमेंटल रिसर्च हुई थी जिसमें बच्चों का बिहेवियर चेक करना ज़्यादा फोकस किया गया था डेवलपमेंटल रिसर्च में, कि बच्चों का बिहेवियर किस तरह से डेवलप होता है और वो किस तरह से पेरेंट्स उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो जिस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली उसका इन्फ्लुएंस होगा उनकी डेवलपमेंट पे। तो अब ये इस तरह के बिहेवियर्स को चेक करने के लिए, इस इंटरेक्शन को चेक करने के लिए जो रिसर्च की थी वो की थी जी डियाना बॉमरिन ने। डियाना बॉमरिन ने इस पे रिसर्च की, पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन चेक किया था इन्होंने, और इन्होंने ओवरऑल 3 कैटेगरीज डिस्क्राइब की थी पेरेंटिंग स्टाइल की। सबसे पहली है हमारे पास अथॉरिटेरियन पेरेंट्स। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स क्या होते हैं? ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके अपने बच्चों को लेके, और अगर वो अपने रूल्स को, नॉर्म्स को वायलेट करते हैं बच्चे तो उनके ऊपर उनको स्ट्रिक्ट किस्म की पनिशमेंट दी जाती है। अब ये जो बच्चे होते हैं ये बड़े ओबीडियंट एटीट्यूड होता है इनका, ठीक है, और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनके बच्चे बिल्कुल ओबीडियंट रहें, वो डिस्कस ना करें, जो उनको बताया गया है बस वही करें, क्वेश्चन ना करें आगे से। और अगर उनका बिहेवियर अनडिज़ायर्ड होता है तो भी उसको वो पनिश करते हैं, रीइंफोर्स नहीं करते उनके डिज़ायर्ड बिहेवियर पे, ठीक है। मतलब अगर रीइंफोर्स करेंगे भी तो बहुत कम करते हैं, ज़्यादातर वो अनडिज़ायर्ड बिहेवियर्स पर पनिश करते हैं। अगर हम में से किसी के भी पेरेंट्स अथॉरिटेरियन हैं, देन यू केम इन 15 मिनट्स आफ्टर योर कर्फ्यू, you might be grounded from going out again the rest of the month without explanation or discussion. Then यहाँ पर एक एग्जांपल दिए कि अगर आप 15 मिनट अथॉरिटेरियन अगर आपके पेरेंट्स हैं और अगर आप 15 मिनट्स के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं और अगर आप वापस आते हैं तो ठीक है, अब आपको बाहर जाने की ना तो कोई एक्सप्लेनेशन देने की इजाज़त है, ना कोई डिस्कशन देने की इजाज़त है, लेकिन आपने रूल क्यों तोड़ा उस पर आपको पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। सो नो एक्सप्लेनेशन एंड नो डिस्कशन। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। उसके बाद है जी परमिसिव पेरेंट्स। अब यहाँ पे जितने ऊपर वालों ने स्ट्रिक्ट रूल बना दिए, यहाँ पे इनकी ना तो कोई क्लियर कट गाइडलाइंस होती हैं अपने बच्चों के लिए, ना ही कोई स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, और अगर वो घर से बाहर चले भी जाते हैं तो कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते कि, और ना ही उनको कोई काम करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्फोर्स किया जाता है, वो अपनी मर्ज़ी से जो करें ना करें। सो फैमिली मेम्बर्स may perceive that they can get away with anything at home. If your parents were permissive and you came in 15 minutes after your curfew, your parents' reaction would be unpredictable. They may not notice, not seem to mind, or threaten you with a punishment that they never follow through on. अब अगर यहाँ पे अगर आप 15 मिनट बाहर रह के आते हैं तो आपके पेरेंट्स का जो रिएक्शन है वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होगा। वो जैसे उन्होंने नोटिस ही नहीं किया, उन्होंने इस चीज़ का माइंड ही नहीं किया, ना ही वो आपको थ्रेटन करेंगे, ना ही आपसे कुछ पूछेंगे, तो नथिंग मैटर्स। ये क्या है? परमिसिव पेरेंट्स हैं। उसके बाद आते हैं जी अथॉरिटेटिव पेरेंट्स। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स का ये एक सेट बनाते हैं, कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं इनके अपने बच्चों के बिहेवियर को लेके, लेकिन जो भी स्टैंडर्ड्स ये बनाते हैं अगर बच्चे उसको वायलेट कर भी देते हैं तो वो उसकी रीज़न भी पूछते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन भी पूछते हैं।
और जो भी उनके फैमिली रूल्स होते हैं, रैशनल्स होते हैं, उसको वो बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं और तब तक करते हैं जब तक बच्चा उनको अच्छे से समझ नहीं लेता। इसके अलावा अथॉरिटेरियन पेरेंट्स अपने बच्चों को इनकरेज करते हैं, उनको आज़ादी देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको पॉइंट आउट भी करते हैं अगर वो रूल्स को वायलेट करें। तो मतलब पनिशमेंट और इनकरेजमेंट दोनों साथ साथ चलती हैं। इन जनरल अगर हम बात करें तो ये एक्सप्लेनेशंस को ज़्यादा इनकरेज करते हैं कौन? अथॉरिटेटिव पेरेंट्स। और जो उनके रूल्स होते हैं वो भी रीज़नेबल होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पेरेंट्स अथॉरिटेटिव हैं तो क्या होगा? अगर हम 15 मिनट बाद आते हैं तो हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस ऑलरेडी पता होंगे कि हमारे साथ हमारे इन एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। यू वुड नो व्हाट द फैमिली रूल वाज फॉर ब्रेकिंग कर्फ्यू। कि अगर आपके फैमिली रूल्स क्या हैं अगर आप कर्फ्यू को रूल करेंगे, और अगर आपने इसको रूल किया भी है तो फिर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आपके पेरेंट्स आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे और आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अक्सर बच्चे अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेरियन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनको ये चीज़ याद रखनी है कि अथॉरिटेरियन स्टाइल इन्वॉल्व्स वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स विदाउट मच एक्सप्लेनेशन, वाइल अथॉरिटेटिव पेरेंट्स हैव set strict rules but make sure they are reasonable and explained. सो इनके नाम से पता लग रहा है अथॉरिटेरियन मतलब सारी अथॉरिटी उनके पास है। अथॉरिटेटिव तो मतलब थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है इनमें। तो ये थे हमारे अटैचमेंट स्टाइल्स, पेरेंटिंग स्टाइल्स। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी टेम्परामेंट्स। अगर हम कंपेयर करें टेम्परामेंट्स को तो यहाँ भी बच्चों की इंटरेक्शन होती है, मतलब इंटरेक्शन होती है बिटवीन टू। अब ये टेम्परामेंट्स क्या करते हैं? टेम्परामेंट्स डिस्क्राइब करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के करैक्टरिस्टिक के पैटर्न्स को और उनकी इमोशनल रिएक्टिविटी को। सो टेम्परामेंट्स क्या हैं? हमारे करैक्टरिस्टिक के पैटर्न्स हैं। कौन सी करैक्टरिस्टिक के पैटर्न्स? हमारी इमोशनल रिएक्टिविटी के। So differences in temperament appear to arise from differences in biology. For example, between 10% and 15% of infants have overactive limbic system. 10 to 15% infants होते हैं उनका limbic system overactive होता है। अब इस तरह के individuals क्या करते हैं? Such individuals tend to cry and become distressed as infants when shown a new toy or object. Grow into children who avoid new people and situation and become shy and कॉजन एडल्ट्स। तो ये क्या है? ये भी एक एडल्ट टेम्परामेंट की टाइप है कि वो ओवर एक्टिव अगर लिम्बिक सिस्टम होता है तो इस तरह के इंडिविजुअल्स किस तरह के होते हैं। अब हमारे पास जो इन्फेंट्स में ज़्यादा मेन टाइप्स इन्फेंट्स के टेम्परामेंट्स में हमें देखने में मिलती हैं जो आइडेंटिफाई हुई हैं वो है ईजी टेम्परामेंट, डिफ़िकल्ट टेम्परामेंट एंड स्लो टू वार्म टेम्परामेंट। अब रिसर्चर्स का यही कहना है या रिसर्च ये सजेस्ट करती है दैट टेम्परामेंट टेंड्स टू इम्पैक्ट अटैचमेंट स्टाइल। ये हमारे टेम्परामेंट्स ही हैं जो हमारे अटैचमेंट स्टाइल पे इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इजी इन्फेंट टेंड टू हैव अ सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। ऐसे इन्फेंट जिनका टेम्परामेंट इजी है उनको सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल ज़्यादा पसंद है। ठीक है, वो सिक्योरली अटैच्ड हैं अपने पेरेंट्स के साथ, जबकि perhaps because primary caregivers find them less challenging to deal with and easier to show affection towards. अब ये जो हमारे पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं, हमारे अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ या केयर गिवर के साथ, इसमें बच्चों के टेम्परामेंट का भी रोल होता है। अगर बच्चा इजी गोइंग है, ज़्यादा टफ टाइम नहीं देता, तो वो बच्चा जो एडल्ट है उसका केयर गिवर है वो भी उसको ईजिली डील कर लेगा कि ये लेस चैलेंजिंग बच्चा है, मुझे ज़्यादा तंग नहीं करता। तो ये दोनों चीज़ें भी मिलकर काम कर रही होती हैं। सारा हाथ जो है पेरेंटिंग स्टाइल या अटैचमेंट का नहीं होता है, कुछ बच्चे का अपना टेम्परामेंट भी ये पेरेंटिंग स्टाइल डिसाइड कर रहा होता है कि समटाइम्स बच्चा पेरेंट्स को ही देखें तो बॉयज़ के साथ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू डॉटर्स, क्योंकि उन दोनों के टेम्परामेंट्स डिफरेंट होते हैं। अब हमारे पास जो 3 टाइप्स हैं टेम्परामेंट्स की वो हैं जी ईजी, डिफ़िकल्ट एंड स्लो टू वार्म। ईजी टेम्परामेंट्स को कैसे कहते हैं? हम डिस्प्ले अ रेगुलर रूटीन, अडॉप्ट्स टू नोवेल्टी विद पॉजिटिविटी। तो मतलब एक रेगुलर रूटीन है, बड़ी फरमाबरदार से बच्चे हैं, बड़ी पॉजिटिव चीज़ें इनमें आपको देखने में मिलती हैं। डिफ़िकल्ट बच्चे क्या होते हैं? इनकी एक तो रूटीन बड़ी इरेगुलर होती है। इज़ स्लो टू अडॉप्ट टू नोवेल्टी को, नॉर्मल सिचुएशन को, बेसलाइन से जो होती है उनकी ग्रोथ, उसको अडॉप्ट करने में काफ़ी टाइम लेते हैं, स्लो होते हैं और छोटी छोटी सिचुएशंस पे बहुत ही नेगेटिव क्या कहते हैं रिएक्ट करते हैं, और जिससे जो है डिस्ट्रेस जो है वो
इंक्रीज़ भी हो जाती है उनकी इस तरह के रिएक्शन से। तो अगर उनके सामने अगर थोड़ी सी भी नेगेटिव सिचुएशन आ जाएगी तो वो उस पर इंटेंस डिस्ट्रेस शो करेंगे, लाइक ऐसा कुछ हुआ नहीं जितना आपने उस पर रिएक्ट कर दिया। सो ऐसे बच्चे बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं। किसी का चेहरा भी देखा है अजनबी का तो रोना शुरू कर दिया, हालांकि नेगेटिव सिचुएशन नहीं है, लेकिन एक चेहरा देखा है और बहुत रोना शुरू कर दिया कि केयर गिवर से भी नहीं संभाला जा रहा। तो अब डेफिनेटली वहाँ पे अब बच्चा पेरेंट अगर अथॉरिटेटिव है तो अथॉरिटेरियन बन जाएगा, उसको दो लगा देगा और स्ट्रिक्ट किस्म के उसको कमरे में बिठा देंगे, यहाँ से हिलना मत। सो अब यहाँ पे क्या हुआ कि बच्चे के टेम्परामेंट ने पेरेंटिंग स्टाइल को इफेक्ट किया है। उसके बाद है जी स्लो टू वार्म। स्लो टू वार्म का मतलब स्लो टू अडॉप्ट टू नोवेल्टी, जैसे कि डिफ़िकल्ट वाले बच्चे हैं। हाउएवर ओवर टाइम कैन अडॉप्ट पॉजिटिवली टू चेंज, लेकिन टाइम के साथ साथ ये पॉजिटिविटी को अडॉप्ट कर लेते हैं ताकि उस चेंज को अडॉप्ट कर सकें। टेंड टू हैव अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ नेगेटिव मूड्स, इनके अंदर भी नेगेटिव मूड्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है जी, ये है हमारी फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट किस किस तरह से होती है, टेम्परामेंट्स आ गए। उसके बाद कल हम देखेंगे कोग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट कैसे होती है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, किस किस बंदे की थेरीज उसमें इन्वॉल्व हैं।